थोड़ा सा ये मसला होता है कि इट इज़ क्वाइट डाइवर्स, इसमें ज़बरदस्ती कुछ टॉपिक्स को जोड़ के एक सब्जेक्ट जो है ना बनाया गया है. सो anyways, we are starting with pre-stressed concrete. So in order to understand the concept of pre-stressed concrete, मैं चाह रहा हूँ पहले आप उसके लिए जो प्री-requisite एक दो कॉन्सेप्ट क्विक वो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें. ठीक, तो आप मुझे बताइएगा, अगर एक किसी मेंबर के ऊपर मैं एक यूनिफॉर्म लोड अप्लाई करूं, ऐसे यूनिफॉर्म से मुराद है ऐसे कॉन्सेंट्रिकली, इसको यहां से दबाऊं, इधर से भी दबाऊं, तो इसके जहां पर भी मैं सेक्शन काटूं वहां पर आप स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हैं. एक कॉन्सेंट्रिक लोड है, आप ऐसे रख लें या जैसे मर्जी रख लें, सेल्फ वेट को हम इग्नोर कर रहे हैं, बाहर से लोड लग रहा है बस. तो कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे उस स्ट्रेस को? यस, फोर्स ओवर एरिया, सिंपल. फोर्स है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ओवर द एरिया. सो अगर उसका हम कहें कि ये हमारे पास एलिमेंट है और इसके ऊपर हम P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड से कंसेंट्रिकली लोडेड है, यानी ये लोड इसके सेंट्रॉइड से, क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रॉइड है उसमें से अप्लाई हो रहा है. और लेट्स से इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो मैं यहां बना देता हूं आपके लिए. ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूं इसको. तो अगर मैं इसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करना चाहूं, ये मेरे 0 0 वाली लाइन है, और लेट्स से इस तरफ मैं कंप्रेशन को प्लॉट करना चाह रहा हूं, और इस तरफ मैं टेंशन को प्लॉट करना चाह रहा हूं. यानी अगर स्ट्रेस टेंसाइल है तो मैं इस तरफ प्लॉट कर रहा हूं, और कंप्रेसिव है तो उस तरफ प्लॉट कर रहा हूं. तो इस केस में मैंने ऐसे लोड लगाया हुआ है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करेगा, ओके. और हर जगह एक ही स्ट्रेस इंटेंसिटी होगी, चाहे मैं इस लेवल पे बात करूं, इस लेवल पे, जिस भी लेवल पे, यानी इन जगहों पे कोई स्ट्रेस की कोई वेरिएशन नहीं होगी, इसलिए कि मैंने सेंटर में एक लोड लगाया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली इसको कंप्रेस कर रहा है. सो इसकी वजह से जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसको मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूं. लेट्स से ये ओके. सो अगर आप इसकी स्ट्रेस कैलकुलेशन करना चाहें तो इट इज सिग्मा इक्वल टू P over A was a जनरल एक्सप्रेशन, लेकिन हम यहां पर उसके साथ माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं कि हमें ये P जो मैंने लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड है इस कंप्रेसिव फोर्स का. मुझे पता है कि ये मिसाल के तौर पर ये 3 किलो न्यूटन होता, तो मैं जब इसको एक्सप्रेशन में यूज करता तो मैं लिखता -3 ओवर जो भी एरिया होता. तो मैं इस P को एज अ मैग्नीट्यूड के तौर पे देख रहा हूँ. ठीक, माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ. साइन कन्वेंशन हम ये ले रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव और कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव लिखेंगे जहां पर भी हम इक्वेशन में इसको यूज करेंगे. ठीक हो गया, सिंपल इनफ. अब मुझे बताएं, अगर इसके ये तो मैंने P लोड लगाया था ना कंसेंट्रिक दोनों एंड से, अगर मैं इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करूं, सिर्फ, और कुछ ना हो, इसका सेल्फ वेट भी कोई नहीं है और कोई लोड नहीं लग रहा, सिर्फ एंड्स के ऊपर एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो, ठीक, जस्ट एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो, तो फिर इसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बनाएंगे? लेट्स रीड्रॉ द सेम एलिमेंट. अब जाहिर है इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती थी सैगिंग वाली और हॉगिंग वाली. मैं जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको हॉगिंग ले रहा हूं. वैसे मैंने उसको भी कंप्रेसिव लिया है, अब इसकी आपकी मर्जी जैसे लेना चाहें इसको ले लें. ठीक, सो आई एम टेकिंग इट दिस वे, मतलब कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स शायद ये हॉगिंग मोमेंट यहाँ पे आ रहा होगा, तो इसलिए मैं अपनी कैलकुलेशन में इस तरह शो कर, अदरवाइज आप किसी और वे में भी शो कर सकते हैं.
सो लेट्स से मैं इस मोमेंट का नाम देता हूं m, कोई भी मोमेंट m, ठीक हो गया, जो मैं एंड्स के ऊपर लगा रहा हूं, कोई भी मोमेंट m। याद रखिएगा ये मैं कोई इस बीम की अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं कि कोई बीम है और ऊपर से कोई लोड लग रहा है और उसमें कोई बेंडिंग हो रही है, कहीं कोई भी मेंबर जस्ट उसके एंड्स के ऊपर मैं बेंडिंग मोमेंट लगा रहा हूं, ठीक। सो उससे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर मैं उसको प्लॉट करना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कौन सी जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ये मेरी वही 0 0 वाली लाइन है, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ये आता हूँ, ये अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्लॉट होगी, क्या अब सेम रहेगी ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन? नो, देयर विल बी अ ग्रेडियंट, ओके। न्यूट्रल एक्सिस जो लेवल होगा सेंट्रॉइड के जो लेवल के ऊपर, इस लेवल पे अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दोबारा ड्रॉ कर दूं, इस लेवल पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? 0, जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस कह रहे हैं, ओके। और उसका अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो ऐसे, ये हमने डिस्कस किया था, -my/i हमने पढ़ा था, ठीक है। आप अपनी आसानी के लिए इसको कोई और सैंपल देना चाहें तो दे दें, मैं उस फार्मूले में जो m लिखा हुआ है वो लेट्स से मैं कहूँ कि इसका नाम m1 कह दें, या मैं इसके साथ e लिख रहा हूँ, बाद में मैं आपको बता दूंगा मैं क्यों e लिख रहा हूँ, ठीक। जस्ट बाद में थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, m विद सबस्क्रिप्ट e, यानी कोई ना कोई नाम देना था तो मैंने उसको me, उस मैग्नीट्यूड का नाम है me, ठीक है। डायरेक्शन मैंने यहाँ पे दिखाई हुई कि कौन सी डायरेक्शन में, क्लियर। जब आपने ये फार्मूला पढ़ा था तो आपने इस तरह की सिचुएशन के लिए पढ़ा था जब इसमें m की वैल्यू एक सैगिंग मोमेंट थी और उसकी वजह से इस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था, आपने जो पढ़ा हुआ था ऐसे ही था, -my/i जब आपने पढ़ा था, सैगिंग मोमेंट कंसीडर पॉजिटिव मोमेंट एज्यूम करके, और उसकी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरह की बेंड शेप लेके आपने पढ़ा हुआ था। अगर आपको इससे मुश्किल आ रही हो तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको सैगिंग बना दूं, इफ यू थिंक कि मुझे, चले मैं प्रीवियस में स्टिक कर रहा हूं बिकॉज आई जस्ट फियरिंग कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, आई एम कीपिंग इट सेम, ठीक है। लेट्स से अपनी डिस्कशन के अंदर, ठीक। तो अब इसमें आपको कुछ दोबारा से हिस्ट्री रिकॉल नहीं करनी पड़ेगी, जो आपने पहले लिए थी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया। दिस इज me, मोमेंट का मैग्नीट्यूड me है, ठीक। तो अब इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन, अब चूंकि ये बेंडिंग मोमेंट ऑल ओवर दीज क्रॉस सेक्शंस एक ही वैल्यू है, अगर इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में प्लॉट करूं, ये 0 0 लाइन है, ठीक है, तो क्या प्लॉट करूंगा, नेगेटिव वैल्यू ये वाली कांस्टेंट ऑल ओवर, जहां भी सेक्शन काटूंगा यही वैल्यू आती जाएगी, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट मोमेंट ऑल ओवर। सो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसकी, कहीं पर भी सेक्शन काटे यही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ओके, सो नाउ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी कि ये जो लाइन है इसके ऊपर 0 और उधर से ये कॉम्प्रेसिव और इस तरफ टेंसाइल, ऐसे ही है। एग्री? ऊपर वाली साइड पे y क्या चीज है इस एक्सप्रेशन में, न्यूट्रल सरफेस से, न्यूट्रल एक्सिस से जिस पॉइंट पर आप स्ट्रेस, जिस लेवल पे स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं उसका डिस्टेंस, अगर यहां पे फाइंड कर रहे हैं तो ये आपका y है, और हमने y अपवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ जो हमने इस फार्मूले की डेरिवेशन की हुई है, ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये कि जब आप ऊपर वाली साइड पे होंगे, यहां पर इससे कहीं कहीं पर भी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव प्लग होगी और ये ओवरऑल आंसर नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे कंप्रेशन, और y की वैल्यू नीचे वाली साइड पे नेगेटिव है, तो आपकी y की वैल्यू जब नेगेटिव पुट करेंगे तो आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस करके ये टेंसाइल स्ट्रेस बन जाएगा। एग्री? जस्ट अगर मैं इसी को रिवर्स करता तो आप गेस कर सकते हैं, अगर मैं इसको सैगिंग की फॉर्म में लेता, अभी मैं इसी को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं विद अ डिफरेंट सिचुएशन, लेट मी शो यू।
अच्छा, अब मैंने इसका एम ई वैल्यू लिख दी है, ठीक। सैगिंग मोमेंट था विद, आप यूं समझ लें कि मैंने ऐसे कर दिया, माइनस एम वाई ओवर आई लिखा हुआ था, मैंने कहा माइनस एम की जगह मैंने एम ई की वैल्यू रखी, और वो चूंकि सैगिंग था और मैं एम सैगिंग हो तो पॉजिटिव लेता हूं, इसलिए मैंने यहां पे मैं डिलिबरेटली लिख रहा हूं प्लस एम ई इंटू वाई ओवर आई। ठीक हो गया। चलिए हम इसी को यूज करेंगे, बट ये चले इसको, इसकी जगह मैं अभी से कर देता हूं ताकि हमें जब आगे यूज करना होगा। अगर मैं इसी में एम ई की जो वैल्यू है वह एम ई रहने दूं, सिर्फ ये कर दूं, अब क्या हो जाएगा, वही उसी तरह से मैं रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर मैं दोबारा उसी को प्लॉट करने जा रहा हूं, लेकिन अब क्या होगा, क्या चीज हो जाएगी, जहां पहले कंप्रेशन आ रही थी अब वहां पे टेंशन आ जाएगी, सिंपल। सो अब मैं इसको, फार्मूला मेरा, जनरल फार्मूला मेरे उसी तरह से है जैसे पहले आपने पढ़ा हुआ है, सिग्मा इक्वल टू माइनस एम वाई ओवर आई। इस केस में क्या हो गया, माइनस एम की जगह मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, माइनस एम ई, क्यों, क्योंकि एम में तब पॉजिटिव ले रहा था जब वो सैगिंग हो, अब चूंकि वो मैग्नीट्यूड वही है लेकिन हॉगिंग होने की वजह से I'll take it this way. So with a positive sign now, M E ओवरऑल साइन। आगे फाइनल आंसर का पॉजिटिव आंसर निकलेगा, फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये y बताएगा। y is upward positive, so it will be, overall answer will be positive in the upward region, which means tensile in the upward region। ये इस तरह का केस बन जाएगा ये, ठीक है, ऊपर टेंशन और नीचे, ये मैं हॉगिंग कर रहा हूं ना, और नीचे compression। So in this case I'll have a diagram which looks this way। ये न्यूट्रल सरफेस जा रही है, ओके, मेक सेंस। यहां पर टेंसाइल, नीचे कंप्रेसिव। नाउ लेट्स कंसीडर अ केस, अगर यहां पे लिखूंगा आप लोगों को नजर आ जाएगा, दैट्स फाइन। So what I'm going to do now is, yeah, sorry, let me come over here। ये सेंटर लाइन चल रही है, ठीक, मिड हाइट वाली लेवल पे, कोई और चीज नहीं, बस जैसे एक लाइन बता दी है, ये इस लेवल पे मिड हाइट है, ठीक, वही क्रॉस सेक्शन है बीम का, जो भी एलिमेंट है। अब इससे पहले मैंने केस डिस्कस किया जिसमें मैं लोड लगा रहा था राइट एट द सेंटर, ठीक। अब मैं लोड को यहां सेंटर में लगाने के बजाय, है उसी तरह कंप्रेशन ही, लेकिन मैं उसको सेंटर में रखने के बजाय सेंटर से थोड़े डिस्टेंस, सर्टेन एक्सेंट्रिसिटी के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूं, यानी इस तरह का लोड अप्लाई करने जा रहा हूं। ये दो एक्शंस मैं कर रहा हूं, मैं दबा भी रहा हूं और इसको बेंड भी कर रहा हूं। इनफैक्ट अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो this is again same p value, but now it is at certain distance from the centroid, certain eccentricity, और उस eccentricity को मैं let's say small e से represent कर देता हूं, make sense। So I can write this down as equal to, या मैं इसी के नीचे कर देता हूं इसको, so P load is compressing, जिसको मैं
यहां पे अगर मैं सिर्फ इधर शो कर दूं उसी को इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए, इज इट ओके? सिंपली बस इधर छोड़ दो, ये उतने वही वही इफेक्ट काज करेगा जो ये काज कर रहा है। डज इट मेक सेंस? नो। व्हाट आर वी मिसिंग? वी आर मिसिंग अ मोमेंट। अब मैं इसको अगर यहां पे लाइन ऑफ एक्शन लेके आ रहा हूं तो ये जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था वो मैं सेपरेटली शो करूंगा, तो फिर ये उसका इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड बन जाएगा। सो व्हाट आई डू इज, अगर मैं इसके अबाउट इसका मोमेंट देखूं तो उसकी डायरेक्शन क्या है? ये वाली डायरेक्शन। ऐसे ही है? एग्री? नो? समझ आ गई? सो आई कैन शो अ मोमेंट एट द एंड्स। ओके, ये P है और इस मोमेंट के मैग्नीट्यूड कितना होगा? P टाइम्स E। ओके, नाउ how will you plot the stress distribution this time? Two effects are happening simultaneously. There is a concentric compressive load as well as a bending moment. So you just superimpose the two bending moment, the two stress distributions. How do we do that? Let's see. So this is the stress distribution reference line 0, 0. Now first we're going to show the stress distribution due to this P load, and we have already done this. Okay, simple uniform compressive stress all over the cross section. Okay, so okay, what next? We have to take care of this bending moment. तो यहां पर ME था, M with a subscript E, okay, just M with a subscript E, अब उसकी वैल्यू PE है। okay, उसकी वजह से अगर मैं साथ साथ मैथमेटिकली भी लिखता जाऊं, दिस इज सिग्मा इक्वल टू माइनस P ओवर A माइनस बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव, एंड व्हाट नेक्स्ट, प्लस अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ओके, दिस इज ड्यू टू axial P and this is due to end moment equal to PE. Okay, this second part. Now यही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने यहां ड्रॉ की है वही वैल्यू वही डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसी तरह से। ये भी हॉगिंग है, ये भी हॉगिंग है। So same stress distribution, बस मैं जो ME जहां पे लिख रहा हूं M with a subscript E, वहां पे उस P times E लिख दूंगा। Make sense? So okay, और ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम होंगे। और यहां पर मैं लिखूंगा सिग्मा इक्वल टू M with the subscript E. Now this time M with the subscript E is P times E times Y. ये मैंने M with the subscript E की जगह लिख दिया, divided by I. Okay, so ये मैं ग्राफिकली समेशन कर रहा हूं, यहां मैं मैथमेटिकली कर रहा हूं। So let's write it down in a same equation. So sigma resultant would be equal to minus P over A plus PE times Y over I. Okay, again Y may be positive, may be negative. It is upward positive and downward negative. अगर आप Y की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये ओवरऑल आंसर नेगेटिव हो जाएगा। एग्री? आर वी मेकिंग एनी मिस्टेक? Yes, we are. We are missing a negative sign
and this should come y. Look, मैं कहता हूं okay, just a moment. Okay, let me just redo this. Okay, कोई भी मोमेंट लगे यहां पर ये वाला अगर हम इसी केस को चले लेते हैं तो फिर हाँ ओके, आई थिंक इट शुड बी पॉजिटिव, इजंट इट? क्योंकि हमने ये नेगेटिव साइन यहां पे एक दफा यूज कर लिया है, सो नाउ वी आर जस्ट यूजिंग दैट. ओके प्लस, ओके मेक सेंस PE टाइम्स y ओवर I, क्योंकि अब हम बेसिक फार्मूला नहीं यूज कर रहे, हमने जहां पे हम इस फार्मूले को नहीं यूज कर रहे, हमने इसमें से जो बना लिया उसमें जस्ट ME की जगह पे P टाइम्स E कर रहे हैं. ठीक, करेंगे. अगर हम इसको यूज करेंगे तो फिर इसके साथ माइनस यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, तो फिर वो माइनस और वो माइनस PE का जो प्लस होके फिर अल्टीमेटली विल एंड अप विद अ पॉजिटिव आंसर फॉर हियर. So now this is going to give you the resultant stress at any point along the depth of the beam. ऊपर क्या होगा अगर मैं दोबारा से रीइंफोर्स कर दूं, जस्ट मैं यहाँ पे एक कलर चेंज कर रहा हूं, आई फील कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ये टेंसाइल को मैंने थोड़ा ब्लैक में ड्रॉ कर दिया ताकि आपको कंसीव करने में आसानी हो. सो ऊपर क्या होगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस है ड्यू टू P ओवर A और एक बेंडिंग एंड मोमेंट्स की वजह से स्ट्रेस है जो कि टेंसाइल है. सो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस. अब नेट आंसर क्या कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है. अगर बिगर कंप्रेशन एडेड विद स्मॉलर टेंशन इट विल एंड अप विद सम अमाउंट ऑफ compression. If his compression is smaller in magnitude, tension is bigger in magnitude, ultimately will have a result in tensile stress. And there is a special case which we are going to discuss in a moment, in which the two stresses are just equal in magnitude, so they are just exactly killing each other, zero stress. Okay, and that's an interesting case by the way. और नीचे क्या होगा, यहाँ तो compression है ही, इधर भी compression, a compression added up with another compression, you get a bigger compression. You will always get a compressive stress and it's going to be a relatively bigger value. One compression added up with another compression. Make sense? So the resultant stress may take different forms. For instance, it may be, in the first case I'm assuming that this is a bigger magnitude. In that case you will have a net compressive stress at the top and of course a relatively bigger stress at. So let me show you how that would look like. एक केस में अगर मैं assume करूं कि ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से कुछ टेंसाइल स्ट्रेस सब्ट्रैक्ट होकर छोटी कंप्रेशन रह जाएगी और नीचे क्या होगा, ये कंप्रेशन है, अच्छा सॉरी कंप्रेशन को मैं इस तरफ प्लॉट कर रहा हूं इधर. ओके, और ये नीचे तो बड़ी कंप्रेशन ही होगी. एक पॉसिबिलिटी ये हो गई. इस केस में हमने क्या एज्यूम किया, ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी इसका ये वाली वैल्यू कब बड़ी होगी, P की वैल्यू बड़ी करने से तो ये भी बढ़ जाता है, ये भी उतना ही बढ़ जाएगा. ठीक, एक्सेंट्रिसिटी, यस, अगर क्रॉस सेक्शन वही है जिसका y I हर चीज बाकी वही है, एक्सेंट्रिसिटी बढ़ाते जाएंगे तो ये वाली टर्म बड़ी होती जाएगी और इसका पल्ला हैवी होता जाएगा. सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी. Second possibility is कि ये E की वैल्यू ज्यादा बड़ी करते हैं. इसका मतलब क्या है कि आप लोड को ज्यादा नीचे ले आए, ज्यादा बस कोने पे जाके लगाने शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा E की वैल्यू बड़ी होने की वजह से, और ये बड़ा होने की वजह से यहाँ पे नेट एक टेंसाइल स्ट्रेस बन जाएगी और उस टेंसाइल स्ट्रेस को मैं ब्लैक में शो करने जा रहा हूं. ऑफ कोर्स इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी. ठीक, अभी मैंने जो जैसे ड्रॉ की उससे आपको लग रहा है कि ये छोटा है, लेकिन अब हम वो बात कर रहे हैं जिसमें ये वैल्यू बड़ी है. ठीक, सो उस केस में ये इस तरफ टेंसाइल और दूसरी तरफ पे कंप्रेशन. सो उस केस में
we'll end up with something that looks like this. Okay, and that special case is when these two are exactly equal in magnitude. In that case, zero stress at the top and bottom पे compression. बॉटम पे कितनी कंप्रेशन होगी एज कंपेयर टू द सेंटर? अगर सेंटर में मैं आपको बताऊं कि जो मिड हाइट वाले लेवल है, यहां पे स्ट्रेस की कोई वैल्यू मैं आपको कहूं कि x है, तो नीचे क्या होगी? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, कम ऑन। अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू मैं आपको दे दूं, आप ट्रायंगल की सिमिलरिटी से करना चाहें, स्लोप से करना चाहें, एक जस्ट कॉमन मैन की तरह देखना चाहें कि आप यहां से चलें, हाफ वे पे आप जितना आपने इधर ट्रेवल किया है उतना और आगे जाएंगे तो डबल नहीं? डजंट मेक सेंस? सेंटर मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूं कि ये वैल्यू और इस वैल्यू में क्या प्रोपोर्शन होगी? डबल। यानी पता है क्या हो रहा है बेसिकली? सुनो ना, अगर हम कह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तभी जीरो बनाएंगे ना ऊपर। अगर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तो जितना ये है उसी का डबल हो जाएगा नीचे। अगर ये मैं इसको नाम दे रहा हूं एफसी कंप्रेशन स्ट्रेस के लिए एफसी, तो अगर ये एफसी है, यहां भी ये भी एफसी है, ये एफसी और इधर वाला भी टेंसाइल के अंदर होगा टेंसाइल, लेकिन मैग्नीट्यूड एफसी होगा, तभी तो उसको ऊपर वाले एफसी को किल कर लिया उसने, जीरो बना दिया। तो वन एफसी दूसरा एफसी, 2 टाइम्स एफसी। सेंटर में जितना स्ट्रेस है उसका डबल स्ट्रेस एट द बॉटम इस पर्टिकुलर केस में। ओके, आई होप you'll be easy, आप समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको। मुझे एक चीज आपने कैलकुलेशन से आपने बतानी है, what will be that specific value of E for which we can get this special case, zero stress at the top and a double compressive stress at the bottom. Please calculate the value of E for which you should get this special stress distribution. Bottom edge पे रख देंगे तो ये हो जाएगा. You can try it, but I don't think this is going to happen. What can be a way to do this? यहाँ से stress calculate हो रहा है ना? If you put this number, this expression equal to 0 and put y equal to जो भी आप नाम देना चाहें, मैं कुछ सैंपल्स यहां पे यूज करने जा रहा हूं ताकि आप h/2 if you put y equal to h/2, हम स्ट्रेस यहां की बात कर रहे हैं ना कि ऊपर जो लेवल है ये वाला, इस जगह पे स्ट्रेस 0 हो, उस केस में E की वैल्यू क्या होगी, यही कह रहे हैं। सो हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले स्ट्रेस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं एट टॉप, स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करूंगा? आई विल जस्ट पुट सम वैल्यूज। आई वुड से सिग्मा एट द टॉप इज इक्वल टू माइनस P ओवर A, यहां तक तो क्लियर है, प्लस PE टाइम्स Y की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? टॉप पे Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? एट द टॉप, नॉट एट दिस लेवल। यहां पे y 0 है, ऊपर क्या हो जाएगी वैल्यू? h/2 विद अ प्लस साइन, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं हम। सो इट विल बी h/2, मेक सेंस? ओके, व्हाट नेक्स्ट? डिवाइडेड बाय I. Now I'm going to, okay, let me just write down B times H. Let's call this as B. And what I can write for I? Your favorite formula, BH cube over 12. Okay, so now this is the general expression for sigma top. You can use it for any value of E, any value of P, and any of these. You can just put these numbers for whatever situation. Okay, लेकिन हम क्या कह रहे हैं
what is the E value when this expression becomes equal to 0? So what do? You put this expression equal to 0 and solve the expression for E. Okay, so let's put this equal to E and solve for E. So put this equal to 0 and solve for E. Okay, now this is simple enough. I would simply say P by BH equal to P times E times H by 2 divided by BH cube. I can write down the 12 over here, I think. Is that okay? So you can simply go with a simplification. Okay, what else? I can say H square, and I can further say H, and I could say this will be 6. Okay, half of 12, 6. So I can simply say यहाँ पे नजर आएगा आप लोगों को 1 equal to E times 6 over H. So how do you get the value of E? So E is H by 6. So this is an important result. If you give this eccentricity, then you get that special case, 0 stress at the top, 2 FC at the bottom. Now, so where is this H by 6? H, E की value अगर H by 6 है, maybe I could show it over here. This is H, this is H by 2. Okay, और यहां से जो distance है ना वो E है ना. So यहां से अगर मैं H by 6 लूंगा, यानी इधर से मैं कह रहा हूं ये H by 6. ओके, यहां पे आएगा ये H by 6. ठीक है, यानी अगर 6 इंच की डेप्थ है तो ये 1 इंच है. ठीक, टोटल डेप्थ का 1/6. तो हाफ डेप्थ का, अगर टोटल डेप्थ का ये H6 है तो इस डेप्थ का क्या है, इसका 1/3 है. H by 6 का डबल क्या होगा, H by 3. नहीं समझ आ रही? नहीं? Let me show you over here. This is a poor figure in fact. So what we are saying is कि ये डिस्टेंस H by 6 है, E की वैल्यू H by 6. So ये डिस्टेंस कितना होगा, चलो ये बता दें. ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ H में से H by 6. आप जरा कैलकुलेट करें कितना बन गया, H by 3. कर तो यार, कोई कैलकुलेटर वाला बंदा है, इसे होना नहीं चाहिए. मुझे तो मैथ्स थोड़ी बहुत ही आती है. अगर आप H by 12, कम ऑन यार. ठीक है, H by 3 यानी सेंट्रॉइड से तो H by 6 है, और अगर हम इस बॉटम से बात करें तो इट इज H by 3. यानी यहां से अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन है और इसकी बात हो रही है कि मैं लोड यहां प्लेस करूं, यहां प्लेस करूं, कहां प्लेस करूं, अगर मैं बॉटम से 1/3 ले लूं पॉइंट, वहां पर अगर मैं लोड रखूंगा तो ऊपर कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होगी और नीचे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी. ठीक है, एग्री? अच्छा, ये इसी
So what do you get? At E value of h by 6, sigma top is, बताएं, 0. What about sigma bottom? Minus p over a. Okay, same expression, यही यूज कर रहा हूं, प्लस p और e की वैल्यू मेरे पास है ना, अभी स्पेसिफिक e पे कैलकुलेशन हो रही है कि सिग्मा टॉप और सिग्मा बॉटम फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ. सो व्हाट इज द आंसर? e इज h by 6. No, I should say, yeah, h by 6, that's right, h by 6. What next? What about y value? Minus h by 2, because we are doing the calculation for the bottom surface now. So minus h by 2. I'm not sure if you can see this. Minus h by 2, okay, divided by I, which can be written as bh cube over 12. And let me write this down as b times h. Okay, now do the calculation. You should see that minus p over bh, or if you like to say p over a, that's fine, but I would just say p plus, okay, plus, and this is minus, so you get minus p, ये जरा सिंपल करके कैसे बनेगा, h स्क्वायर बाय 12 है और ये h क्यूब बाय 12 है, ऊपर h स्क्वायर बाय 12 बन जाएगा और नीचे h क्यूब बाय 12 है. सो व्हाट डू यू गेट? h स्क्वायर ओवर h क्यूब. h स्क्वायर बच जाएगा ना, ये बस आप अपनी मैथ है, आप जैसे भी करना चाहिए. सो व्हाट डू यू गेट? ओह नो, आई थिंक इट शुड बी simply h, क्योंकि वो h स्क्वायर और h क्यूब है. Okay, so makes sense now. I could simply say minus p minus 2 times p over bh. Now I could come back to the same expression, minus 2 over pa, bh की जगह. So what is this? For this special case, we have zero stress at the top, and at the bottom the stress is double of what you have at the center. सेंटर पे क्या हो रहा है? अभी हमने सिग्मा टॉप सिग्मा बॉटम की बात कर दी है ना, चले मैं कहता हूं सिग्मा सेंटर भी कैलकुलेट कर लो. सो व्हाट डू यू गेट? माइनस पी ओवर ए प्लस पीई. वाई की वैल्यू क्या होगी एट द सेंटर? 0. सो एट द सेंटर it is minus p over a. At this point it is minus twice of p over a. Again compression, okay. So this is p over a and this is twice of p over a. यानी जो आपकी वही p फोर्स अगर सेंटर में लग रही होती कॉन्सेंट्रिकली, उस केस में जितना स्ट्रेस उसने प्रोड्यूस करना था उसका सेंटर में तो उतना ही, और नीचे वाली साइड पे उसका डबल, क्योंकि अब आपने दो वेज में कंप्रेशन प्रोड्यूस कर दिया है, ये दबाने की वजह से भी और जो बेंडिंग आ रही थी उसकी वजह से भी नीचे कंप्रेशन थी. माइनस पी ओवर ए कम्स फ्रॉम हियर, सॉरी एट द बॉटम, माइनस पी ओवर ए कम्स फ्रॉम दिस साइड, एंड फ्लेक्चर की वजह से भी माइनस पी ओवर ए बन गया. सो यू हैव 2 पी ओवर ए एडेड टुगेदर. क्लियर? सो इन दिस पर्टिकुलर केस we have this distribution. Now if I tell you, time क्या हो गया? 11:50. Okay, now with this basic I just want to now we're going to just apply these basics. So मैं आपको book जो हम use करने जा रहे हैं मैं आपसे share कर लूँगा. We are using book by Nilsson. I'll share the book with you. Okay, so अब इसका आपने यूज सीखना है प्री स्ट्रेसिंग में. ये कॉन्सेप्ट अब आखिरी लेक्चर तक चलना है, जो व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ. दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू अप्लाई इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट टाइम. ओके, सो अब मैं आपको प्री स्ट्रेसिंग से बताता हूं कि प्री स्ट्रेसिंग होती क्या है और इसका फायदा क्या है. आप प्लीज मेक श्योर कि आपके पास ये चीजें कहीं ना कहीं हैं. ठीक है, यू डोंट हैव देम यू विल probably be in trouble. Especially ये एक्सप्रेशन
you should have this expression. So what I'm going to do is I'll remove this part, but I'll keep the other one. अच्छा, नाउ लेट्स, अभी हम इससे पहले बीम को हमने स्पेसिफिकली नहीं कहा, अब हम कह रहे हैं बीम की बात हो रही है. लेट्स वी हैव अ बीम. Let's say it is simply supported and it is subjected to a point load, let's say W, and in this case this depth is h. Okay, तो अब इस केस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? I'm going to plot again, I'm going to plot compression on this side and tension on this side. So इस केस में क्या होगा? ऊपर टेंशन होगी या नीचे होगी? नीचे टेंशन होगी, ऊपर compression. So in this case what we're going to have is we'll have compression on this side, tension at the bottom. Agree? If this beam is made up of concrete, what's going to happen? If you keep on increasing the load, what's going to happen? Yes, वो क्रैक क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉटम पे जो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ रप्चर, वो टेंसाइल स्ट्रेस जिस पे बेंडिंग में कंक्रीट क्रैक हो जाए, बस मॉडुलस ऑफ रप्चर कोई और चीज नहीं है. बेंडिंग में अगर आप लोड बढ़ाते जाएंगे, ऊपर एक कंक्रीट का बना हुआ और ऊपर से लोड लगाते जाएं तो नीचे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है ना, ये ज़ाहिर है इसने फटना है किसी स्टेज पे, तो कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेस में वीक है. जिस टेंसाइल स्ट्रेस पे वो क्रैक हो जाए उस टेंसाइल स्ट्रेस को मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं. ठीक, एफ आर से मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं. सो डब्ल्यू को बढ़ाते बढ़ाते जब नीचे स्ट्रेस एफ आर की इक्वल पहुंचेगा तो क्रैक आ जाएगा. और अगर इसमें कोई रिइंफोर्समेंट नहीं है, प्लेन कंक्रीट का बना हुआ है, तो वो क्रैक क्विकली ऊपर प्रोपिगेट करेगा और आपको दो पीसेस में बीम टूटता हुआ नजर आ जाएगा. सिंपल. अब कंक्रीट के इस बेसिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग प्री स्ट्रेसिंग. लुक एट द, अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि प्री स्ट्रेसिंग का वर्ड हम क्यों उसके लिए बोलते हैं और इसका बेनिफिट क्या है. अगर मैं, अब प्रॉब्लम क्या है कि कंक्रीट कंप्रेशन में तो कुछ नहीं अभी हुआ ना, बाद में होगा कुछ. अगर रिइंफोर्समेंट डाल देंगे तो टेंशन उठ सकती, फेलियर नहीं होगा तो हो सकता है कंप्रेशन साइड पे हो जाए. लेकिन अभी हम जस्ट प्लेन कंक्रीट की बात कर रहे हैं, कोई रिइंफोर्समेंट नहीं डाल रहे. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंक्रीट में जहां टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं उनको अवॉइड करना है. ठीक है, उनको अवॉइड करना है. तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक तरीका ये हो सकता है कि हम कहें कि ये जो बीम है, इससे पहले कि इसके ऊपर वो डब्ल्यू लोड लगे, उसके आने से पहले पहले हम इसके ऊपर सेंटर में एक लोड लगा लेंगे पी वैल्यू, और इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से एडजस्ट करने जा रहे हैं कि जितना ये टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था ड्यू टू दैट ट्रांसवर्स लोड जो कि हमारा बीम को क्रैक करने जा रहा है, हम पूरे बीम को पहले से एक स्ट्रेस इंड्यूस कर लेंगे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी. उससे क्या होगा, इसके नतीजे में क्या होगा कि जब ये पी लोड एग्जिस्ट करेगा पहले से ही, तो इसकी वजह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, ये कंप्रेशन ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन, यही होगा. अभी आपका वो डब्ल्यू लोड जिस लोड को इसने रेजिस्ट करना है वो भी नहीं लगा, उसके आने से पहले पहले हमने बीम को स्ट्रेस कर दिया. इसी वजह से प्री स्ट्रेस बोलते हैं इसको. अभी देखिए फायदा क्या होगा, यहां मेरे पास कंप्रेशन मौजूद है, ऊपर भी है बाय द वे, नीचे भी कंप्रेशन मौजूद है. अगर मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि इसकी वजह से सिर्फ उतना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाए जितना कि उसके आने के बाद जितना ये टेंसाइल प्रोड्यूस हो रहा था उतना ही इसके अंदर यहां पे मैं पहले से कंप्रेशन इंड्यूस कर दूंगा, तो क्या होगा, यहां पे पहले से कंप्रेशन मौजूद है, ऊपर से लोड आ गया एक वाला,
नेट रिजल्ट क्या बनेगा? कंप्रेशन और टेंशन कैंसल, जीरो, और ऊपर उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जितनी कंप्रेशन इतनी भी ये कंप्रेशन है, या मैं इसको लिख देता हूं एफ पी इन दिस केस इज इक्वल टू एफ सी, अगर मैं इसको एफ सी बोल दूं, मेक सेंस? ये तो ऊपर नीचे दोनों एफ सी है ना, नीचे जितना टेंसाइल है कंप्रेसिव यहाँ पे है, इन उसको हमने इक्वल कर दिया, ऊपर क्या होगा? टू टाइम्स एफ सी और नीचे जीरो। अब क्या हो गया? मैंने क्या आपको शुरू में बताया, प्रॉब्लम क्या है? कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस, उसकी वजह से क्रैक हो रहा था ना, कंप्रेशन की वजह से तो नहीं क्रैक हो रहा था ना, कंप्रेशन में तो 10 गुना से ज्यादा लोड ले सकता है ना, तो ऊपर अगर 2 टाइम्स एफ सी आग भी गया तो कंक्रीट इज नॉट गोना क्रश अंडर दैट लोड। सो हमने क्या कर दिया? टेंसाइल स्ट्रेस को एलिमिनेट कर दिया। ये जो मैंने काम कर लिया, इस दिस इज प्री स्ट्रेसिंग, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में। अभी मैं आगे जाऊंगा इसमें। दिस इज प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग क्या है? आपका स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल फॉर कंक्रीट व्हाट इट इज टेंसाइल स्ट्रेस, उस जगह पर समहाउ, अभी मेथड बाद में डिस्कस करेंगे, समहाउ हम पहले से वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस कर देंगे, तो जब टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू लोड आएगा तो वो पहले उस कंप्रेसिव स्ट्रेस को किल करेगा, उसके बाद आगे जीरो से आगे बढ़ेगा। गेटिंग इट? सो इससे क्या हो जाएगा? हमारे कंक्रीट बीम की कैपेसिटी एटलीस्ट अगेंस्ट क्रैकिंग हमने राइट अवे बढ़ा दिए। समझ आ गई आपको बात? अभी रियल लाइफ की तरफ स्लोली ट्रांजिशन करूंगा, क्योंकि मैं पहले चारों बेसिक बन जाए। रियल लाइफ में प्री स्ट्रेसिंग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एक दो लेक्चर्स के बाद वी विल टॉक अबाउट रियल लाइफ। ये कैसे आएगा? आई विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट टू लेक्चर्स। ओके, सो प्री स्ट्रेसिंग। अब इसका एक और तरीका ही हो सकता है, देखो, अगर मैं इसको, इस पी लोड को यहां पे रखूं ना, दिस शुड बी इंटरेस्टिंग, इस वजह से मैंने पिछला वो एनालिसिस कर लिया। अगर ये इस जगह से h/3 के ऊपर लग रहा है, तो ये होगा ना, अभी जो सारी डिस्कशन कर लिए, स्पेशल एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लिए, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? सिर्फ इसकी वजह से अभी बात हो रही है। कितनी होगी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन? कैसे होगी? ऊपर जीरो, नीचे डबल कंप्रेशन। सो यानी 2 टाइम्स पी ओवर ए, जिसको मैंने एफसी, पी ओवर ए को हमने एफसी का नाम दे दिया। सो व्हाट इज गोना हैपन? वी विल हैव a double compression at the bottom with zero stress at the top. This is 2 times FC compression में, ये ठीक है। और now look at this, अगर मैं लोड ये वाला, फॉर एग्जाम्पल इस केस में उसका मैग्नीट्यूड अगर Q था, इस W को जो मैं लिख रहा हूं, W की कोई भी वैल्यू हो सकती थी, इस केस में कह रही है वो लेवल Q था जिसपे ये FR पे पहुंच रहा था, ठीक। सो अगर मैं कहूं कि यहां पे मैं 2 टाइम्स Q अप्लाई कर दूं, यानी जब लोड 2 टाइम्स Q पे पहुंच जाएगा, 2 टाइम्स Q से हमारा जितना इधर लग रहा था उससे डबल, सो उस केस में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कैसे होगी? यही डिस्ट्रीब्यूशन FC और FT डबल हो जाएंगे। अगर Q लोड लगाने की वजह से FC और ये प्रोड्यूस होते तो 2Q की वजह से ऊपर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूं, 2 times FC और नीचे it is 2 times FT which is actually 2 times, magnitude wise 2 times FC के equal है। So what's going to happen again at the end of the day? Resultant क्या होगा? ये compression में 2 times FC, ये tension में 2 times, magnitude wise equal है, ये tensile है और ये compressive। एंड में रिजल्ट क्या निकलेगा? कितना स्ट्रेस? अगर FC की वैल्यू 10 हो, जरा नंबर्स ले, तो ये 20 कंप्रेशन है, 20 मेगापास्कल समझ लें, जस्ट थ्रो करो नंबर्स, और ये 20 मेगापास्कल टेंशन है ना, ये लोड लगेगा नीचे टेंशन, सो 20 मेगापास्कल कंप्रेशन, 20 मेगापास्कल टेंशन, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? सम ऑफ होके जीरो।
सो वी आर ओवर हियर। ऊपर क्या होगा, 0 प्लस 2FC। नाउ लुक एट द मैजिक, सेम, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सेम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड में यहां पर भी वही 2FC और 0, 2FC और 0 आ गई ना। लोड की कैपेसिटी हमने क्या कर दी है, डबल। जितना वो लोड ले रहा था उसी लोड पे ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डबल लोड पे सेम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस एक्सेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग। हमने लोड को हमने एक्सेंट्रिकली प्री स्ट्रेस कर दिया, उसको एक्सेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग। प्रैक्टिकली हमेशा प्री स्ट्रेसिंग एक्सेंट्रिक ही होती है। अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सो यू सी द बेनिफिट। जस्ट वन मोर वेरिएशन। क्या टाइम हो गया, पूरा हो गया? तो फिर मैं आपको असाइन कर दूं। ओके, जस्ट क्विक मैं आपको इसी रिजल्ट्स को यूज करूंगा। दिस इज द लास्ट वन, आई गेस दिस इज द लास्ट वन। अभी इस केस में मैंने एक्सेंट्रिसिटी यूनिफॉर्म रखी थी। अच्छा, ये जो मैंने एक्सेंट्रिसिटी देनी है ना प्रैक्टिकली, चले हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें, बिकॉज आई नीड टू टेल यू कि अब ये एक्सेंट्रिसिटी कैसे देनी है। ठीक, आई विल टेक अप फ्रॉम दिस पॉइंट नेक्स्ट टाइम। चलो, आप लोगों ने प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आए, इस दफा ज्यादा